नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। ग्रीन कॉरिडोर के तहत समता मूलक से निषादगंज का सफर 5 मिनट में होगा तय। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का किया निरीक्षण। कुकरैल 6 लेन ब्रिज और साथ ही कुकरैल से निषादगंज तक बंधा चौड़ीकरण व निषादगंज 6 लेन ब्रिज का कार्य 5 दिसंबर तक पूरा होगा। समता मूलक चौराहे से निषादगंज जाना अब और भी आसान होगा। यह सिर्फ सफर मात्र 5 मिनट में पूरा होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत बनाए जा रहे यह नया रूट 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को परियोजना का निरीक्षण करके 10 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईआईएम रोड से किसान पथ के बीच लगभग 57 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि शहर के विकास को नई रफ्तार देगा। इसके अंतर्गत द्वितीय चरण में समता मूलक चौराहे से निषादगंज के मध्य लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 अहम विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें 45 करोड़ रुपए की लागत से 240 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा कुकरैल 6 लेन ब्रिज बनवाया जा रहा है। वहीं कुकरैल से निषादगंज के मध्य 40 करोड़ रुपए की लागत से 1.10 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा बंधा व सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। इससे पूरे स्ट्रेच पर कुकरैल व निषादगंज पर 2 रोटरी का निर्माण भी कराया जाएगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि इन सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करके 10 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिसंबर 2025 से इस नए रूट पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे। और साथ ही एलडीए के मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा ने बताया कि कॉरिडोर के तहत निषादगंज से हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से पक्का पुल के मध्य ब्रिज और साथ ही आरओबी व बंधे का निर्माण भी कराया जा रहा है। नीलकंठ प्रॉपर्टीज की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण को जानकीपुरम विस्तार में कार्रवाई करते हुए नीलकंठ प्रॉपर्टीज की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान विकासकर्ता द्वारा स्थल पर अवैध रूप से विकसित की गई सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल आदि को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, प्रवर्तन जोन 5 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि नीलकंठ प्रॉपर्टीज, शत्रुघ्न व अन्य द्वारा जानकीपुरम विस्तार के ग्राम तिवारीपुर में लगभग 4 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे, जिसके अनुपालन में प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने स्थल पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेले की शुरुआत हुई। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत हरिद्वार में भी सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि थीम पर सहकारिता विभाग द्वारा मेला आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सहकारी समूहों की ओर से कई स्थान उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में सहकारिता मेले की शुरुआत हुई है। ये मेला 8 दिसंबर तक चलेगा। देश भर में जनपदों के मुख्यालय में इस प्रकार के आयोजन मेले के
जो सहकार संबंधित किए जा रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार के इस ग्राउंड पर सहकारिता मेले का आज उद्घाटन किया और इस सहकारिता मेले के माध्यम से जनपद भर में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सहकारिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन तैयार करते हैं, कुछ उपभोग की ऐसी वस्तुएं बनाते हैं, आज वो भी जहां जनता के लिए एक आने वाले समय में एक ऐसा जिसे कहते हैं लोकल फॉर वोकल कि एकदम लोकल को हर घर में कैसे पहुंचाए, सहकारिता इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सहकारिता एक आंदोलन के रूप में चलाया गया और उसमें लगभग मैं कहूँ करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया और आज उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जानकारी में रहे, आम लोगों तक इस मेले के माध्यम से वो सारी पहुंचे जो सरकार के माध्यम से सहकारिता को एक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी जो सहकारिता हमारे विभाग के लोग हैं, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं और निश्चित रूप से यह मेला एक मील का पत्थर साबित होगा दूर दराज जो सहकारिता जुड़े हुए लोग उनके लिए। सहकारिता मंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज हमारा सहकारिता मेला हरिद्वार जिले में ऋषिकुल मैदान में उसका प्रारंभ हो चुका है, अभी शुभारंभ हो चुका है। ये हमारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 7 दिवसीय मेला रहने वाला है, जिसमें हमारा विभिन्न प्रकार के हमारे विभागीय स्टॉल, हमारे सहकारी समितियों के, सहकारी संस्थाओं के, स्वयं सहायता समूह के, महिलाओं के स्टॉल लगेंगे और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रदर्शनियां लगी हुई हैं और बच्चों यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूली बच्चों के भी आज हमारे चित्रकला, वाद विवाद, नृत्य प्रोग्राम ये आयोजित किए गए, रस्साकस्सी का भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सहकारिता जो कि हमारा सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि हमारी थीम है, उस पे हमारा मेला अभी 2 से 8 दिसंबर तक लगातार चलता रहे। ऋषिकुल मैदान में भव्य सहकारिता मेला हुआ, उसका हुआ उद्घाटन। आपको बता दें भाजपा विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और महापौर किरण जैसल ने किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट विधायक हरिद्वार मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारिता से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह व सहकारिता के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति इम्पैक्स अब बचत करने एवं ऋण देने तक सीमित नहीं है, डिजिटल हो गई है। एमपैक्स आधार सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इससे आम जन को जरूरी सुविधाएं घर पर मिलने लगी हैं। आज मंगलवार को ऋषिकुल मैदान में 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ करते हुए विधायक मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार से समृद्धि का मंत्र दिया है और साथ ही रानीपुर के विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सहकारिता समितियों के विकास व किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 2021 में सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ है। पशुपालन, मछली पालन और साथ ही फूलों की खेती जैसी गतिविधियों के लिए सहकारिता समितियों के माध्यम से 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है और 1 लाख का व्यक्तिगत ऋण भी दिया जा रहा है। इससे महिलाओं का कौशल व परिश्रम बढ़ाने के साथ वह आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी। हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने कहा कि प्रदेश में 1.67 लाख लखपति दीदी बनी है और पीएम मोदी की भावना में सार्थक करते हुए उसे सबसे पहले उत्तराखंड ने सहकारिता समितियों को पूर्ण करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 672 एमपैक्स कंप्यूटर से जुड़ चुकी है और 24 एमपैक्स जन औषधि केंद्र भी चला रही हैं। और साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी ने बताया कि मोटे अनाज को प्रोत्साहित करते हुए पिछले वर्ष 4,270 रुपए रहा और मड़वे का एमएसपी इस बार 4,886 प्रति क्विंटल किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार तहसील दिवस में 21 शिकायतें दर्ज
6 का मौके पर निस्तारण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन अपर जिलाधिकारी प्रशासन PR चौहान की अध्यक्षता में किया गया। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने कुल 21 शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें से 6 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष मामलों का आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। तहसील दिवस में भूमि विवाद और विद्युत आपूर्ति, राशन कार्ड त्रुटियां और सड़क से संबंधित शिकायतें अधिक संख्या में सामने आई हैं। ग्राम धारीवाला के आदेश कुमार ने विद्युत कनेक्शन की मांग की है, जबकि महावीर सिंह ने मौजा सराय में खसरा संख्या 144 के स्वामित्व विवाद पर कार्रवाई की अपील की है। चांदपुर की श्रीमती संजेश सैनी ने पत्नी की मृत्यु के बाद भू अभिलेखों के नाम दर्ज करने की मांग रखी है। तहसील दिवस हरिद्वार में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में मेरी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 19 शिकायतें प्राप्त हुई। उसमें से अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश और भूमि विवाद से संबंधित थी, जो संबंधित तहसीलदार और पटवारियों को निर्देशित किया गया कि सभी की एक सप्ताह के अंदर पैमाइश करवाना सुनिश्चित करें। कुछ शिकायतें खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्डों से संबंधित थी, जो विभाग को प्रेषित कर दी गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह और 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण सुनिश्चित करें। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर से कलियावाला रोड पर सड़क किनारे नशे की हालत में पड़े व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। आज सुबह जसपुर कोतवाली अंतर्गत जसपुर कलियावाला मार्ग पर नशे की हालत में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर जसपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से एक सरकारी अस्पताल जसपुर में भेजा गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की शिनाख्त पप्पू कॉलोनी खेड़ा रोड जसपुर निवासी 55 वर्षीय सलीम पुत्र अब्दुल सलाम के रूप में की गई है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उक्त व्यक्ति शराब पीने का आदी था। 9 बजे के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में 108 के द्वारा एक युवक को लाया गया था, जिसकी जानकारी नहीं थी कि ये कौन है और काफ़ी गंभीर अवस्था में उसको लाया गया था। उसका थोड़ा इलाज किया गया और उसको हायर सेंटर के लिए रिफ़र किया गया था, लेकिन उससे पहले कि वो हायर सेंटर जा पाता उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पता चला है कि वो सलीम नाम का युवक है और जिसको शिनाख्त के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। नैनीताल से देहरादून जा रहे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर RC पंत अचानक जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचे हैं, जहां पर चिकित्सकों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। निदेशक पंत ने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। श्री पंत ने चिकित्सालय में तैनात समस्त स्टाफ का परिचय कर चिकित्सालय में जारी कार्यों का जायजा लिया। लेबर रूम और साथ ही OD वार्ड तथा बर्थ वेटिंग रूम और साथ ही इमरजेंसी एवं साफ सफाई व्यवस्था पर चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत की पीठ थपथपाई गई और साथ ही सिजोरियन के भर्ती मरीजों का भी हालचाल जाना गया। उन्हें जल्द ही चिकित्सालय में डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी को पूरा करने के भरोसा भी दिया गया है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी की चिकित्सालय को अपग्रेड कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा पर भी बताया गया कि इस योजना पर विचार किया जा रहा है, इस पर योजना बनाई जा रही है। इस पर डॉक्टर DM गहलोत, डॉक्टर आशु, डॉक्टर मेहताब, डॉक्टर प्रताप, डॉक्टर गुलनबाज और साथ ही AP भट्ट, नेहा, राहुल, साजिद, गजाला और सुखदीप, आशा, जमील पांडे और साथ ही राकेश, जसवंत, सोनी, बासित, रेखा, सरिता, रेश आदि लोग मौजूद रहे। महानिदेशालय से मैं यहाँ पे सरकारी कार्य से आया था, तो हमारी सरकारी उसमें ये जसपुर भी पड़ता है, तो मैंने उसमें औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में यहाँ पे जो डॉक्टर साहब यहाँ के इंचार्ज हैं
तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और कई यहाँ पे हमारे गैप्स हैं जिसमें जैसे कुछ विशेषज्ञों की, चिकित्सकों की कमी या इत्यादि, या पुराना बिल्डिंग प्रतीत हो रहा है। एक यहाँ BPMU बना हुआ है, वो काफ़ी ठीक स्थिति में है। OT बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके अलावा स्टाफों से भी मैंने प्रतिक्रिया ली तो बहुत अच्छे उसमें हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ें उनकी जो छोटी मोटी चीज़ें जो आधारभूत गैप्स हैं, तो मैंने उसको संकलित कर करके हम वहाँ जा कर करके उसको विचार करके उसका निराकरण करवाएंगे। बाकी सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त थी, और जो कि बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, उसमें जो आवश्यकता है कि उसको रेनोवेशन या इत्यादि की ज़रूरत, बाकी गैप्स इन सब मैंने संकलित कर ली है। क्योंकि ये अभी आज के डेट में ये प्रक्रिया गतिमान है। चिकित्सकों की उत्तराखंड में कमी है। यहाँ पे मुझे पता लगा कि अभी 2 फिजिशियन, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, GDMO, तो पर्याप्त अभी चिकित्सक है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये जो यहाँ पे स्वीकृत पद हैं उसमें जैसे ही कि रिक्रूटमेंट हो रहे अभी, इसमें 200-300 चयन आयोग से भी कुछ भर्तियाँ होने वाली हैं। तो उसमें जो है हमारे पूरे स्टेट से में जहाँ पे जो गैप्स होंगे तो उनको निश्चित रूप से चिकित्सक भी दिया जाएगा, फार्मासिस्ट भी दिया जाएगा। स्टाफ नर्सों की तो कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसा आभास हुआ है कि जनपद में कहीं पर अधिक संख्या में ये तैनात हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता वहाँ सिद्ध नहीं हो रही है। तो मेरे भी संज्ञान में आया है, तो वहाँ जा कर के हम ये महानिदेशक महोदया को हम अवगत कराएंगे कि भाई वहाँ पे जहाँ पे उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही है, जहाँ पे उनकी उपयोगिता है, तो वहाँ पे उनको संबद्ध किया जा सकता है। क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल सही प्रश्न है और ये बिल्कुल सही जायज़ बात बता रहे हैं। क्योंकि जो CHC का नॉर्म होता है IPHS में, उसमें 10 बेडेड और 30 बेडेड, प्लेन एरिया में तो 30 बेडेड इनका है। तो आने वाले समय में ये अगर यहाँ के इंचार्ज जो है हमको ये बताएंगे IPHS मानक में ये स्थिति है, तो उनका प्रस्ताव जो है CMO के माध्यम से आएगा महानिदेशालय में, तो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। चूँकि जैसे चिकित्सकों का जैसे हमारे पास जो भी आते हैं, महानिदेशालय में कोई चिकित्सक नहीं रहता है हमारे पास। हम यही देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, नए हमारे रिक्रूटमेंट होंगे तो उन्हीं चिकित्सकों में से हम पूरे जनपदों में वो करते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 3000 में 2900 में 15 चिकित्सक का कैडर है, जिसमें करीब करीब हमारे पास 1100 चिकित्सकों की कमी है। और ये बिल्कुल सही आपने वो किया। तो जैसे जैसे हमारे लगातार प्रक्रिया चल रही है, हम हर मंगलवार को भी चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं। कोई आपके उसमें भी आपको लगता है कि यहाँ पर योग्य चिकित्सक है, MBBS है, तो उनको भी देखिए, हम लोकल वालों को भी यहाँ के चिकित्सकों की भरपाई करेंगे। तो अनुरोध है, यहाँ के इंचार्जों को बता रहे हैं, अगर आपको यहाँ के लोकल के कोई चिकित्सक आपको दिखते हैं तो हमारे पास मंगलवार को भेजें, तो हम उनको जो है उन्हीं को यहाँ पे संविदा पर नियुक्ति देते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ करवाएंगे। आज देहरादून से निदेशक डॉक्टर RC पंत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने काफ़ी गहनता के साथ पूरे हमारा अस्पताल का निरीक्षण किया। साफ़ सफाई व्यवस्था और जो इस तरह की जो मरीजों की संख्या है जो 500-600 के आसपास, हमारी जो लेबर रूम है, हमारा जो BPHU है, वार्ड हैं, और ख़ासकर बर्थ वेटिंग रूम है, उसकी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। साथ ही जो यहाँ पर 50 बेड का करने का और स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी है या स्टाफ की कमी है, उसको शीघ्र पूरा करने का उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। खबर कानपुर से है, जहां मुख्य आरक्षी प्रभारी रघुनंदन सिंह, महिला कांस्टेबल सरिता वर्मा, आरक्षी कविता, चालक मूलचंद PRB 6503 चकेरी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। गाड़ी पलटे ही लोगों को सकुशल पूर्वक निकाला, जिस गाड़ी के पलटते ही इंजन खुलकर बाहर जा गिरा था। जी बताइए भैया घटना। इस गाड़ी के लगभग 50 मीटर पीछे था मैं। जी क्या नाम है आपका? चंद्रभान यादव। बताइए। चंद्रभान यादव। जी जी
तो इसकी गाड़ी में चाहे इसको नींद लगी हो चाहे कुछ, जरा सा गाड़ी टर्न किया है अच्छा राइट साइड को जी। इसके बाद में फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी लेफ्ट में घूमी है। अच्छा फिर उसने फिर राइट काटी है तो डिवाइडर से टकराई है। इस टकराने के बाद गाड़ी उल्टा हो गई, पलट गई एकदम से, फिर हिर्री की तरह नाची है 10 सेकंड तक कम से कम। जब तक मैंने अपनी बाइक रोकी, उतर के आए, देखा तो बच गए सेफ, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है, सब सेफ बचे हुए, भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। कानपुर में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी दिनेश त्रिपाठी द्वारा थाना अरौला का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के प्रारंभ में महोदय ने थाना गार्ड रूम द्वारा दी गई सलामी स्वीकार की। उसके उपरांत ने थाना परिसर में बैरक, मेस, शौचालय आदि का भ्रमण कर प्रभारी निरीक्षक को साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही तत्पश्चात महोदय ने थाना कार्यालय, CCTNS कक्ष तथा मालखाना का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। मिशन शक्ति केंद्र पर आए प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की जानकारी ली गई। साथ ही आगंतुक रजिस्टर एवं पेयजल व्यवस्था की भी जांच की गई है। इसके बाद महोदय ने थाने के शास्त्रागार का निरीक्षण कर असलहों की साफ सफाई एवं रखरखाव का अवलोकन किया है। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न अभिलेखों, गार्ड फाइल, कैश बुक, बीट सूचना रजिस्टर और ऑर्डर बुक, मालखाना रजिस्टर, क्रियाशील और अपराधी सूची तथा न्यायालय संबंधी ऑर्डर बुक का गहन अवलोकन कर प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महोदय ने लंबित प्रार्थना पत्रों एवं विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल दिया है। और साथ ही इस मौके पर सहायक अभियुक्त आयुक्त बिल्हौर मौजूद रहे। शाहजहांपुर की बिजलीपुरा इलाके से एक प्रेरणादायक खबर प्रकाश में आई है, जहां गुरुकुल सेवा ट्रस्ट पिछले 11 वर्षों से गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवार रहा है। साथ ही दिव्यांग दिवस पर संस्थान ने अध्यक्ष ने एक खास अपील भी की है। हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर देखा। आपको बता दें, शाहजहांपुर की बिजलीपुरा में स्थित गुरुकुल सेवा ट्रस्ट, जहाँ पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से समाज के वंचित और अनाथ बच्चों की पूरी तरह मुफ्त शिक्षा उन्हें दी जाती है। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष दिव्यांग कुमार सागर बताते हैं कि अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चे यहां से पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। यहां नर्सरी से कक्षा 5 तक 4 शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि कक्षा 6 से इंटर तक की पढ़ाई खुद कुमार सागर कराते हैं। और साथ ही हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। 11 वर्षों से हजारों बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं। दिव्यांग जनों के सम्मान के लिए भी समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मैं आगामी दिव्यांग दिवस के अवसर पर देश के सभी दिव्यांगजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं ये अपील करना चाहता हूं सरकार, शासन, प्रशासन से कि वैसे तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होता ही है। इस अवसर पर हमारा शासन प्रशासन केवल एक बार ही हम लोगों को और देखता है और हमारे लिए जो भी प्रयास सार्थक होते हैं उनको करने का काम करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 3 दिसंबर को ही नहीं, साल में कम से कम महीने में एक बार हम लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाए, क्योंकि पूरे शहर में, जहां तक मैं जानता हूं, और देश भर में ऐसे कई सारे दिव्यांगजन हैं जो न केवल किसी भी क्षेत्र में जुड़ करके सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सरकार उन्हें इस दिव्यांग दिवस पर जो कल आने वाला है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनका सम्मान करे, क्योंकि कोई भी दिव्यांगजन हो, केवल वो किसी वस्तु का या पैसों का भूखा नहीं होता। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं, हमारी संस्था 11 साल से वर्क कर रही है। मैं 11 साल से गरीब एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक जिले के किसी भी शासन प्रशासन ने इस बात की सुध नहीं ली है, ना ही किसी सरकार ने। किसी प्रकार की हमें या हमारी संस्था को मदद नहीं मिली है। और इस संस्था के माध्यम से मैं पिछले 11 वर्षों से गरीब, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करता आया हूं। इसके साथ ही हमारी संस्था के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, यातायात हो, कई सारे क्षेत्रों में हमारी संस्था लगातार काम कर रही है। लेकिन जो मेन रास्ता है, मेन पथ है, वो शिक्षा का है। शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारे यहाँ बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से, शासन प्रशासन से, कि कल जो दिव्यांग दिवस है या इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो दिव्यांग दिवस आएगा उसमें दिव्यांगों को न केवल ट्राईसाइकिल, वस्तुएं या खाने पीने की वस्तुएं दी जाएं, बल्कि उन्हें उनके कार्यों के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर विशेष प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया जाना चाहिए शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी चीज है। मैं भी यही चाहता हूं कि कल के कार्यक्रम में जिले भर के जितने भी दिव्यांगजन हैं जो शिक्षा, कला, रोजगार या किसी भी क्षेत्र से जुड़कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर संचार ऐप के विरोध के पर बोले पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन। सरकार इसके माध्यम से देशवासियों की प्राइवेसी में अतिक्रमण कर रही है। जिस तरह से 3 पहले पेगासस आया था, उस समय लोगों की बेडरूम की प्राइवेसी नहीं बची थी। अगर आपका टीवी ऑन है तो ये प्राइवेसी खत्म करने का एक नया तरीका है की प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अब ये सरकार पहले पेगासस लाई थी जिससे सबकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। हमने जैसा सुना है पेगासस के बारे में कि अगर आपका एंड्रॉइड टीवी ऑन है तो आपकी वीडियो कमरे की कहीं भी पहुंच सकती है, कहीं भी जा सकती है। आपके मोबाइल में आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपका नेट खुला हुआ है तो मोबाइल से आपकी बातें कोई और भी सुन सकता है। अब ये संचार ऐप लेके आ रहे हैं, तो संचार ऐप हम क्यों डाउनलोड करें अपने मोबाइल के अंदर? अगर मोबाइल खोता है तो वैसे ही पता चल जाता है, सारे मोबाइलों में वो डिवाइस लगी है, ट्रेस हो जाते हैं मोबाइल। ये सिर्फ प्राइवेसी खत्म करने वाली चीजें हैं। सरकार हर किसी भारतीय के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि सरकार खुद ऐसे सेंटिमेंट से काम करती है जो देश हित में नहीं है। तो सरकार का ये नजरिया है कि हर आदमी का मूवमेंट, हर आदमी की बातचीत, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के भी बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बातें कहीं और सुनी जा रही हैं। तो इसलिए हम अपोज कर रहे हैं कि हमारी एक प्राइवेट लाइफ होती है, घर में भी हम होते हैं, बाहर भी हम होते हैं, उसमें किसी का भी अतिक्रमण देशवासी नहीं चाहते। आपका विपक्ष पूरी तरीके से ये कह रहा है कि एक लोकतंत्र की हत्या है और जैसे कि आजादी से पहले के हालात है वही सरकार दोबारा करना चाह रही है, ऐप उस तरीके से कार्य करेगा। देखिए, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना सरकार का काम है। आप तो शायद पैदा नहीं हुए होंगे उस टाइम जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ था अमेरिका के अंदर, और वहां के प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि उनके व्हाइट हाउस का फोन टैप हो रहा था, और वो साबित हो गया था। लेकिन ये हमारा देश है, यहाँ पे कुछ भी होता रहे, आदमी मरते रहे, आदमी सिसकते रहे, जुल्म होता रहे, नाइंसाफियाँ होती रहे, प्राइवेसी आपकी ख़त्म होती रहे, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि हर आदमी बहुत डरा हुआ है। शाहजहांपुर के अजीजगंज इलाके से एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौके पर ही मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर हंगामा किया है और आधे घंटे तक जाम लगा रखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है और साथ ही चौकी कोतवाली क्षेत्र के हनुमत धाम की रहने वाली 30 साल की किरण सोमवार दोपहर प्रसव पीड़ा होने पर अजीजगंज स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। परिवार का कहना है डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिया था कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, लेकिन रात भर इंतजार के बाद मंगलवार सुबह डॉक्टर ने अचानक ऑपरेशन की बात कही और 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके बाद किरण का ऑपरेशन किया गया। महिला ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू ले जाकर मिलने नहीं दिया गया। और साथ ही परिजनों का कहना है अब उन्होंने मिलने की कोशिश की तो डॉक्टर ने मना कर दिया। आरोप है कि किरण का शरीर नीला पड़ चुका था और उसमें कोई हलचल नहीं थी। बाद में डॉक्टर ने महिला की मौत की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन भड़क गए और सड़क पर जाम लगा दिया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। सूचना पर चौक कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। वहीं डॉक्टर ने सभी आरोपों को
को सिरे से खारिज कर दिया है। डॉक्टर का कहना है मरीज की पल पल की जानकारी परिवार को दी गई थी और उनकी सहमति से ही ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही से इनकार किया जा रहा है, कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। कुछ में बीमार थी, कुछ होने को था। कल 12 बजे भर्ती करा था, बच्चा भी बिल्कुल सही साइड हो गया। बच्चा भी उसके बाद दोनों फेफड़े में जो है पानी भर गया है और उन्होंने जो कहा कि ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन से हम लोगों ने कहा ठीक है साहब, आप ऑपरेशन कीजिएगा, सही हो जाए। आपने ऑपरेशन से पहले एक सुई जो लगाई है उसे उलझन पैदा हुई और नीला शरीर पड़ा हुआ है और होठों में मतलब काला पन सवार है। गोरी चिट्टी से कहां से काला सवार हो जाएगा। अब क्या समस्या, क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो है कुछ ना कुछ किया जाए। ये तो आप लोग भी जानते कि क्या किया जाएगा। हो जाए जो हम लोगों दूसरों को ना ऐसा करना पड़े। कोई हमारे जैसा कोई और भाई बन जाए तो उसके लिए भी कम से कम कुछ तो गरीब आदमी सुविधा से मिले जे। अभी तो चलो हमारी बहन गई, अगर कोई गरीब आदमी आए अस्पताल में, अगर उसे ऐसे मार दिया जाए। हमारी भाभी किरण, जिनका नाम था, हमारे नीरज भैया की वाइफ है वो, उनका यहाँ 9 महीने से सत्यनारायण हॉस्पिटल से जांच और पूरा इलाज चल रहा था प्रेगनेंसी का। कल शायद 12 बजे से जो है वो यहाँ पे भर्ती थी। डॉक्टर से बार बार पूछने पे पूछा गया कि डॉक्टर साहब कैसी स्थिति है, बताया सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। जो भी उन्होंने पैसे मांगे सारे पैसे दिए गए, या जो जो चीज बताई खून पैसे इन सभी को पहुंचाए गए। अभी सुबह में 9 बजे जो है बताया नॉर्मल है, बाद में जो है ऑपरेशन इन लोगों ने किया जिसमें इन लोगों ने कोई इंजेक्शन लगाया जिससे उनकी मौत हो गई। और उसके बाद में डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, आए दिन ये घटनाएं होती हैं। ये अस्पताल पूरी तरीके से भ्रष्ट है, ये खाली जो है पैसा लूटने का काम करता है। हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल सीज हो और जितने भी ये मेन डॉक्टर जो इन्हें देख रही थी इंदु यादव जी, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस को दी है? अभी तक तो तहरीर नहीं दी है। पुलिस वाले भी जो है बैठाल के केबिन में जो है बात करवा रहे हैं। अभी रोड जाम की तरह तरह के आश्वासन दिए गए, मगर पता नहीं ऑफिस में वो लोग दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यालय चौकी ब्रजघाट का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहा कि ब्रजघाट क्षेत्र धार्मिक व पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं यात्री आते हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में त्वरित पुलिस उपलब्धता, सुरक्षा प्रबंधन एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह नई चौकी अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जीर्णोद्धार के गई नवनिर्मित चौकी से क्षेत्र में गश्त, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं में और भी अधिक तेजी आएगी। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया, क्षेत्राधिकारी धनौरा, प्रभारी निरीक्षक गजरौला सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं वहां पर स्थानीय गणमान्य उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने चौकी परिसर का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा ने कहा कि ब्रजघाट चौकी क्षेत्र में सुरक्षा का नया आयाम स्थापित करेगी तथा अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आम जनता की समस्याओं के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपस्थित पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता, तत्परता, सतर्कता एवं जनता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश भी स्थानीय नागरिकों से भी और पुलिस चौकी के शुभारंभ का स्वागत करते हुए इस क्षेत्र के अत्यंत उपयोगी एवं जनहितकारी पहल बताया है इसे। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर कानपुर के डायल 112 की सिपाही ने दी जान। जी हां, खबर कानपुर से है। वहां पर जब भी मरूंगा हंसते हुए मरूंगा, क्योंकि जीते जी रोया बहुत हूं। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद यूपी 112 नंबर पर तैनात एक सिपाही ने अपनी जान दे दी। जी हां, मंगलवार दोपहर कल्याणपुर के आईआईटी सोसाइटी के माधवपुरम स्थित किराए के मकान में उसका शव फंदे से लटका मिला। एडीसीपी अर्चना सिंह समेत थाने का फोर्स एवं फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच
की है। पुलिस की जांच में मोबाइल पर बनी इंस्टाग्राम आईडी पर सिपाही के 2 रील अपलोड थे। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया है और स्वजन को घटना की जानकारी दी है। पुलिस की प्राथमिकी जांच में यह भी सामने आया है कि सिपाही 2-3 बार अपनी पत्नी से मारपीट कर चुका है। 26 नवंबर को ही पत्नी बच्चों को लेकर मथुरा अपनी ससुराल चली गई थी और साथ ही मूल रूप से मथुरा के गोवर्धन थाना निवासी 30 वर्षीय सिपाही मान महेंद्र सिंह यूपी 112 में तैनात थे। परिवार में पत्नी कविता, बेटा तेजस और छोटू हैं जो अपने ससुराल मथुरा ही में ही रहते हैं, जबकि मान महेंद्र यहां कल्याणपुर के IIT माधवपुरम स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के घर 4 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर किराए पर मकान में 2 माह पहले रहने के लिए आए थे। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर हितेंद्र कुमार किसी काम से निकले थे तो अपना हेलमेट लेने मान महेंद्र सिंह के कमरे पर पहुंचे। आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अनहोनी होने की आशंका जब खिड़की पर शीशा तोड़कर अंदर झांका तो सिपाही का शव फंदे से रस्सी के सहारे फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद ADCP सेंट्रल अर्चना सिंह और ACP कल्याणपुर रंजीत कुमार समेत थाने का फोर्स व फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक जांच के सामने दौरान मोबाइल देखा गया। उसमें सोमवार देर रात इंस्टाग्राम पर 2 रील अपलोड मिली है। पहली रील के वीडियो में वह बोल रहे थे कि जब भी मरूंगा तो हंसते हुए मरूंगा क्योंकि जीते जी बहुत रोया हूं। इस तरह से दूसरे वीडियो में वह बोले हैं, रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर मोबाइल कब्जे में लिया है। सर, क्या कारण रहा है घटना का? यूपी 112 में तैनात आरक्षी मान महेंद्र ने आज रात्रि में किसी समय आत्महत्या कर ली है और इस संबंध में आज सुबह जहाँ वो रहता था इसके ऊपर जो है हमारे एक सब इंस्पेक्टर रहता था। सुबह जब वो आया तो उसने देखा तो इनका शव जो है वो पंखे से लटकता हुआ मिला। तो उन्होंने सूचना दी है किन कारणों से इन्होंने एक कार्य किया है, इस संबंध में इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया। वो लोग आ रहे हैं, ऐसा बताएंगे, उसी प्रकार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ अभी कारण स्पष्ट नहीं, क्या कारण? क्योंकि अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार 26 तारीख को शायद यहाँ से गया है, तो जब तक घर वाले नहीं आ जाते हैं तब तक इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं। जनपदीय पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर की सजा रही सतत निगरानी। आपको बता दें, अपराध न करने के संबंध में दिलाई गई शपथ। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण तथा घटित घटनाओं का अनावरण कर तथा संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दक्षिण के निकट पर्यवेक्षण व संबंधित क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थानों पर हिस्ट्री शीटरों को बुलाया गया और अपराध व जयराम से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जरायम से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी हिस्ट्री शीटरों को अपराध न करने के संबंध में शपथ दिलाई गई है और समय समय पर अपनी पूरी जानकारी, पता व मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। खबर हरदोई से है, जहां रामभद्राचार्य जी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक दिव्यांशु कुशवाहा पुत्र सर्वेश कुशवाहा के मामले में आज माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पोस्ट के वायरल होने के बाद बजरंग दल के जिला मंत्री रोहित सिंह ने युवक के खिलाफ तहरीर देकर थाने में कार्रवाई की मांग की है। इसी के विरोध में आरोपित युवक की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रूपापुर चौराहे पर लोगों ने जाम लगाया, जिससे लंबी कतारें लग गई हैं और यातायात घंटों तक प्रभावित रहा है। सूचना पाकर रूपापुर चौकी प्रभारी शिव शंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। जाम के दौरान कुछ स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की सी नोकझोंक भी हुई है, लेकिन स्थिति शीघ्र ही नियंत्रित कर ली गई है। बताया जा रहा है इस मामले में थाना सवाईजपुर में FIR दर्ज की जा चुकी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पड़ोस में गांव है गंडिया, तो उसके पूर्व प्रधान रह चुके हैं सर्वेश, उनका पुत्र दिव्यांशु, उसके द्वारा रामभद्राचार्य पर अभद्र गाली गलौज देकर पोस्ट की गई। ब्राह्मण समाज को गाली दी गई, ब्राह्मणों को विरोधी बताया गया, उनको देश छोड़ने के लिए बताया गया। आए दिन लगातार हिंदू देवी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर या सवर्ण समाज पर इस तरह की टिप्पणियाँ, टीका टिप्पणियाँ चलती रहती है। इसके अलावा
जो सर्विस है वो भी कुछ दिन पहले। मिर्जापुर बीएचयू साउथ कैंपस के छात्र बैठे धरने पर स्वास्थ्य सुविधा की मांग को लेकर बैठे धरने पर छात्रों की तबीयत खराब होने पर कैंपस में नहीं इलाज की व्यवस्था। छात्रों की तबीयत खराब होने पर मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में होता इलाज। कल तबीयत खराब होने से एक छात्र की हुई थी मौत। देहात कोतवाली क्षेत्र के बीएचयू साउथ कैंपस का पूरा मामला। खबर हरदोई से है, जहां थाना कासिमपुर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के गंभीर मामलों में नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला 25 नवंबर का है, जब पीड़ित के परिजनों ने आरोपी फुरकान उर्फ सुजाता पुत्र सुजात निवासी ग्राम सरेफ थाना कासिमपुर हरदोई के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि आरोपी ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की शिकायत के आधार पर थाना कासिमपुर में मुकदमा संख्या 384/25 धारा 384, 351, 3, 64(1) BPSC और 3(2)VA SSC एक्ट तथा 7/8 पॉक्सको एक्ट में दर्ज किया है। गिरफ्तारी गंभीर धाराओं में नामजद आरोपी फुरकान को कासिमपुर पुलिस ने टीम घेराबंदी कर दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लेकर पूछताछ की जा रही है। फुरकान उर्फ सुजाता पुत्र सुजात। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां एक मामला सामने आया है जो अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देवकली ब्लॉक के शिवदास चक गांव में लंबे समय से लंबित पड़े सड़क और नाली निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है। आपको बता दें, ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बाद ब्लॉक प्रमुख द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को ग्राम प्रधान ने घटिया सामग्री गिरवाकर रोक दिया है, जिसके बाद गांव के लोगों में अपने प्रतिनिधि के प्रति अविश्वास की भावना गहरा गई है और 10 वर्षों से लंबित मूलभूत सुविधाएं। रिपोर्ट के अनुसार शिवदास चक के ग्राम प्रधान राम नगीना यादव लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में भी गाँव की मूलभूत सुविधाएं विशेषकर बदबजाती नाली और खराब सड़कें जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने अपनी इन समस्याओं को लेकर कई बार ब्लॉक अधिकारियों का रुख किया है और पत्राचार भी किया है। ब्लॉक प्रमुख की पहल पर शुरू हुआ काम। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख ने अपनी निधि से इस निर्माण कार्य की बजट जारी किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC दिए जाने के बाद भी ब्लॉक प्रमुख ने कार्य शुरू नहीं करने का कदम उठाया है और साथ ही वहां पर कार्य करने का कदम उठाया गया है। निर्माण सामग्री गांव में गिराई गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में विकास की उम्मीद जागी है। प्रधान ने रोका काम, लगाए फर्जी NOC के आरोप। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख के इस कदम के बाद ग्राम प्रधान राम नगीना यादव ने सक्रियता दिखाई और उसके कार्य पर रोक लगा दी है। प्रधान अब यह कहते हुए खुद निर्माण कार्य कराने की बात कह रहा है कि ब्लॉक प्रमुख ने फर्जी तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लिया है और इसीलिए उनके द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य गलत है। हालांकि ग्राम प्रधान ने मीडिया को इस मामले में बयान देने से इनकार कर दिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रधान ने आनन फानन में निर्माण स्थल पर घटिया किस्म के ईंट गिरवा दिए हैं और साथ ही ग्रामीणों का मानना है कि आगामी 2 माह में होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधान ये सब कर रहे हैं। का नाम बा चाचा? सियाराम यादव। सियाराम जी कहाँ के रहे वाला हुआ? यही गांव है। यही गांव को हुआ। ये गांव में देखा जाता है कि रास्ता पिछले लगा था कि काफी दिनों से खराब है, क्या बताएंगे? अरे 50 बरस से चला थे। 50 बरस। आखिर कहाँ मतलब कहाँ खराब है? क्यों काम ना करावा था? क्यों जब चुनाव का वक्त आता है, अधिकारी आए ना, क्यों प्रधान देखा लाएंगे? नहीं, जब चुनाव का वक्त आता है तो प्रधान जी बिताते होंगे। हाँ, प्रधान जी आते होंगे, आप लोग वोट भी करते होंगे पक्ष में या विपक्ष में। नहीं वोट दो जला मन, लेकिन तब आखिर क्यों नहीं बन रहा था? अब ना बनवाओ तो मन का कर लिए। अब क्या स्थिति? अब तो सुनने में आया कि प्रमुख जी बनवा रहे थे इसको। हम सुनिए बनवाओ थे, लेकिन तभी कहते हम बनवाए थे, हम बनवाए के रोक रहे हैं। हाँ, बनवाओ क्यों बनवाओ के?
अवधेय से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सुदासी से। अच्छा अवधेय जी, जिस सड़क से आए हैं, उस सड़क की हालत काफी खराब लग रही है। कितने सालों से खराब है ये? पहले तो बहुत ज्यादा से खराब है, मत जाना था कि 8-10 बरिस हो गई जी। अब क्या स्थिति है? आते गरीब वाला बनवाओ खातिर उतारू भल बना लो। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बनवाने के लिए पहले प्रमुख जी और प्रधान दोनों लोग आपस में भिड़ंत कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं भिड़ंत ना, पहले भाई पास तो हुआ करो ना थूक प्रमुख जी हाँ। फिर अब बाकी 2-3 दिन से अभी हो थू लपटल बना ताकि जब इनकर बालू वालू अभी इटा उटा गिरा जब इनकी प्रधानी इनकी थी और ये जब काम नहीं करा तब तो प्रमुख जी ने काम लगाया होगा। तो क्या लग रहा है इतना 10 सालों सोए थे ये? अब वो क्या बताई भाई, अब गाँव घर का सब ही बटल है बा। ऐसे में क्या लगता है काम मतलब चाहे कोई करा काम होने से मतलब है या कोई आप किसी विशेष से आप लोग कराना चाहते हैं? नहीं केहू करा सकला, काम होने से मतलब है होने से हाँ। लेकिन काम जो भी है पूर्ण होना चाहिए। परमानंद यादव। परमानंद जी, आपके पीछे गली दिख रही है जी, और गली में अभी तो मान ली ठीक लग रही है, हमको याद लगता है कि बारिश के दिनों में काफी खराब हालत हो जाती होगी। जैसे बारिश के दिनों में हम लोग जानवरों से बदतर जीवन जीते हैं, इतना कचरा हो जाता है। हम लोग किसान है, हमारा वहाँ ट्यूबवेल है, आना जाना, पशुओं का चारा लाना, खेत खलिहान देखना, बच्चे हैं स्कूल जाना, मतलब इतना दिक्कत होती है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। देख हम लोग बहुत प्रयास किए, 10 साल से इन्हीं के घर में प्रधानी है रामंगना यादव जी के, और एक नहीं किए काम। और जब हम लोग जो है कि प्रमुख जी से फिर मिले, 1 साल से लगे थे, नपवा के दिए, स्वीकृति भी मिल गई वहां से। इनसे एनओसी मांगा जा रहा था, ये एनओसी नहीं दे रहे थे। बार बार एनओसी नहीं देने के बाद फिर हम लोग जाके बीडीओ साहब से मिले, दरखास्त दिए, पूरी गली का कचरा का बारिश के समय वीडियो बना के लेके गए, दिए उनको, बताएं सर ऐसी ऐसी बात है। तो ये वीडियो साहब को भी बरगला रहे थे कि वो सब हमारे विरोधी में झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है। तो वीडियो साहब बोले कि आपकी गांव की वीडियो हमारे पास है, आइए हम दिखाते हैं आपको, बुला के दिखवाएं। तो ये बोलेंगे ठीक है हम काम करवा देंगे, फिर नहीं कराएं। फिर हम लोग प्रमुख जी के संपर्क किए, जब प्रमुख जी का सामान गिर गया, लेबर लग गए, मजदूर लग गए, साफ सफाई होने लगा, ईटा बालू सीमेंट मैंने दिखाया आपको, 1 नंबर का ईटा गिरा है। जब वो गए तो एक गहरी निद्रा में सोए थे, उठ खड़े हुए विरोध कर रहे हैं। फिर जाके थाना से पुलिस लेके आए, धमका रहे हैं कि कौन काम करवा रहा है, ये है वो है। बताइए यहाँ पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना ना, कि पुलिस चक्रोट रोकेगी, चक्रोट बनवाएगी, खरंजा इंटरलॉकिंग का काम रोकेगी। लेकिन हम लोग मौके से थे नहीं, लेकिन होता जवाब सवाल। उसके बाद अब ये रोकवा के अपने करें कि हम काम करवाएंगे, हमारा सम्मान जा रहा है कि हमारे गांव का, चूंकि इनके बेटे जो है आनंद प्रकाश यादव, वो जो है कि ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी कर रहे हैं देवकली ब्लॉक से, तो करेंगे हमारे गांव का काम करवा दे कि उपेंद्र ब्लॉक प्रमुख, तो हमारा जो है कि सम्मान चला जाएगा। तो ऐसे में वो 10 साल इनका सम्मान कहाँ था? 10 साल सम्मान सोया था, चीन निद्रा में सोए थे। जब चीन निद्रा से जगे, 18 ठे कॉलेज है, यहाँ ले और सोनभद्र ले, उसी में व्यस्त है, ईट भट्ठा है उसी में व्यस्त है, तो गांव में काम कहाँ करेंगे? अभी प्रधान जी ही काम करवाना चाहते हैं, तो इसमें क्या? तो प्रधान जी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रधान जी काम कराए और अच्छा कराए। आप देख लीजिए उनका बीटा प्रमुख जी का सामने है, उनका बीटा जाके देख लीजिए, 2 नंबर का ईटा गिर रहा, आधा फूट जा रहा है, और उनका बीटा बगल में, आप उनका भी ईटा का वीडियो बना लीजिए, उनका भी देख लीजिए, और देखिए यही तो काम होगा। हो कोई कराए, हमको काम चाहिए और अच्छा चाहिए, नाली बने, खरंजा बने, सुविधा मिले गाँव को। हमको पर्सनल इस पर नहीं आना जाना है, लेकिन काम हो, अच्छा हो और सबके लिए हो, जो हो। तो ये नहीं कि हमारा कोई पर्सनल, हम ही को बस इस पर आना जाना। कुल मिलाकर प्रमुख जी ने काम जब कराना स्टार्ट किया है जी, तब ये मतलब नींद से जगे हैं। तब नींद से जगे, और हम लोगों को जाके पेपर पर निकलवा रहे हैं कि प्रमुख के कुछ आदमी लोग मिल के गाँव में जबरदस्ती काम करवा रहे, एनओसी नहीं लिए हैं, बिना एनओसी के काम करवा रहे हैं, और हम लोग साल भर से एनओसी इनसे मांगा जा रहा है, दे नहीं रहे हैं, ना काम करवा रहे हैं। नाम बता दे अपना। मेरा नाम पंकज यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा सीधा चक, ब्लॉक देवकली, गाजीपुर। पंकज जी, आप लोग का जो पीछे ये सड़क है जी, देखा जा रहा है कि काफी खस्ता हाल में है। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है यहाँ का? प्रॉब्लम तो सर ये है कि वर्ष तो नहीं बता पाएंगे, हालांकि पीढ़ी से भी खराब है, कई पीढ़ी बीत गई इस पे। लेकिन हम लोग जब अपने भाई अब ज्ञानवान हुआ तो हम लोग सोचे किसी तरह बना जाए। हमारे ग्राम सभा में 10 वर्ष से प्रधानी है माननीय श्री राम नगीना यादव बाबूजी हैं, तो उनको बनवाना चाहिए था, लेकिन बना नहीं है रोड। फिर हम लोगों ने ब्लॉक प्रमुख जी से संपर्क किया, विधायक जी से संपर्क किया, तो विधायक जी ने तो 100 मीटर का बनवा दिए, पीछे बना है, जाके देख लीजिए उनका। लेकिन प्रमुख जी बोले कि ठीक है हम काम लगवा दे रहे हैं, प्रधान जी नहीं बना रहे हैं। हम लोग ठीक है भैया वो तो नहीं बना रहे हैं। तो ब्लॉक प्रमुख जी का माल गिरा, काम भी चालू हो गया, लेकिन श्री राम नगीना यादव बाबूजी ने, प्रधान जी ने रुकवा दिया उसको। शायद क्यों, आखिर क्या कारण है?
वो बोल रहे हैं कि एनओसी या एनओसी जो भी कुछ होता है उतना तो पता नहीं है, लेकिन तो ब्लॉक प्रमुख जी ने बोला कि काम ब्लॉक प्रमुख के सामान गिरने के बाद अब उनको मतलब याद आई है बनवाने की। जी जी जी, हालांकि 10 वर्ष से उन्हीं के घर में है, बाबूजी के प्रधानी में, रामनगीना यादव जी के। अगर वो प्रमुख का सामान नहीं गिरता तो भी उनको याद नहीं रहता। बिल्कुल नहीं याद रहता जी भैया। ऐसे में अब क्या चाहते हैं आप लोग? काम हो जाए, रोड बन जाए, नाली बने दोनों तरफ, कोई बनवा दे, विधायक बनवा दे, प्रधान जी बनवा दे, प्रमुख बनवा दे। प्रमुख जी के काम को रोक रहे हैं तो कैसे फिर बनेगा रास्ता? तो रोक रहे हैं तो अपने बनवा दे, क्या कर रहे हैं? रामनगीना बाबूजी अपने बनवा दे, प्रधान जी। अगली खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर एक मामला प्रकाश में आया, जहां अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। आपको बता दें कि देवकली ब्लॉक के शिवदास चक गांव में लंबे समय से पड़ी हुई सड़क और नाली निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बाद ब्लॉक प्रमुख द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य को ग्राम प्रधान ने घटिया सामग्री गिरवाकर रोक दिया है, जिसके बाद गांव के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अविश्वास की भावना जताई है। 10 वर्षों से लंबित पड़ी मूलभूत सुविधाओं वाली रिपोर्ट के अनुसार शिवदास चक के ग्राम प्रधान रामनगीना यादव लगातार 10 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों से भी गांव की मूलभूत सुविधाएं विशेषकर बजबजाती नालियां और खराब पड़ी सड़कें जस की तस बनी हुई हैं। और साथ ही ब्लॉक प्रमुख के इस कदम के बाद ग्राम प्रधान रामनगीना यादव ने सक्रियता दिखाते हुए उनके कार्य को रोक दिया था। अब प्रधान यह कहकर खुद काम करा रहे हैं कि निर्माण कार्य कराने की बात कर रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख ने फर्जी तरीके से ये काम कराया है। अगली खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले के कपरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे नहदौरा के पास मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। ट्रक को ओवरटेक कर रही तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में दोनों मोटरसाइकिलों के चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि महोबा शहर के मोहल्ला भट्टीपुरा निवासी अजीज का 19 वर्षीय पुत्र अनस अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक पर सवार 3 युवक सुभाष रैकवार, आशीष रैकवार और हरेंद्र रैकवार बांदा जा रहे थे। बताया गया कि सुभाष की बाइक ट्रक को ओवरटेक करते समय तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई और सीधे अनस की बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही अनस और सुभाष रैकवार ने दम तोड़ दिया। सूचना पर कबरई थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जांच का पता चल रहा है। बहरहाल इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। अनस अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। को लाया गया है, क्या कंडीशन है, क्या मामला? जिला चिकित्सालय महोबा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला आया हुआ है, जो कि एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था, जिस पेशेंट का एग्जामिन करने पर मृत घोषित किया गया है। प्यूपिल डायलेट थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सीवियर हेड इंजरी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा दिया गया है और पुलिस सूचना भिजवा दी गई है। पेशेंट का नाम अनस है। महोबा जनपद के खरेला थाना क्षेत्र के बराय गांव में नाले के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से विवाद बना हुआ था, लेकिन विवाद उस समय बढ़ गया जब ग्राम प्रधान, पुलिस और राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचा है। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी में मिनटों में मारपीट का रूप ले लिया है। घटना के संबंध में बराय गाँव की अनुसूचित जाति की महिला, आपको बता दें देव कुमारी, रजनी आदि ने गंभीर रूप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान जबरन उनके घर के आंगन के अंदर से नाला निर्माण करवाना चाहता है, जबकि वह जगह उनकी निजी भूमि है। रजनी का कहना है कि जब उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया तो ग्राम प्रधान, खरेला थाने की पुलिस, नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल को साथ लेकर उनके घर पहुंचे हैं और दावा बनाते हुए निर्माण की बात कहने लगे हैं। इसी दौरान विरोध जताया तो ग्राम प्रधान और उनके
परिजन भड़क गए हैं और पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दोनों पक्षों में तीखी झड़प के बाद अचानक एक पक्ष हमला कर देता है, जिसके बाद दूसरा पक्ष भी उलझ पड़ता है। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि नाले के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया है। उन्होंने कहा कि जिसने जानबूझकर विवाद को बढ़ाया और मारपीट की है उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, एक ज़मीनी विवाद में ये थाना पुलिस नायब तहसीलदार जो है मौके पे गए थे। उसमें महिलाओं के मध्य मारपीट हुई, जिसमें बीच बचाव करके इस मामले को शांत कराया गया। परंतु जो प्रकरण संज्ञान में आया है कि ये कानून को अपने हाथ में जिन्होंने भी लिया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। सर, हमारे यहाँ सुबह प्रशासन आई, सुषमा चौधरी एसओ दरोगा है वहाँ की, कहाँ की खरेला की सर। अच्छा। खरेला की आई थी और उस समय लेखपाल जी मौजूद थे यहाँ पे, सर कानूनगोर मौजूद थे यहाँ पे। कानूनगोर नाम जानते हैं? कानूनगोर सर का नाम नहीं मैं जानती सर। यहाँ पे थे, मौजूद थे यहाँ पे और नायब तहसीलदार थे यहाँ पे सर। और हमारे साथ मतलब कि हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है कि तुम्हारा घर तोड़वाएंगे, तुम 2 दिन के अंदर तुम्हारा घर। ये आपकी ये ब्लड कैसे निकला? ये मारा गया सर, ये मोहल्ले वालों को उसका के जबरदस्ती हमें मारपीट करवाई गई। मारपीट की घटना हुई, कौन मौजूद था? उस टाइम पे प्रशासन यहाँ पे लेखपाल जी और मैडम सुषमा चौधरी वो भी वहाँ पे खरेला थाने से आगे बताइए। और 2-3 पुलिस वाले थे सर। यहाँ पे सारे प्रशासन काफी मौजूद थे। क्या लगता है आपको इस घटना के पीछे, ये मारपीट के पास पुलिस प्रशासन का हाथ है उसका? सर जी, पुलिस प्रशासन का हाथ है सर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आए, जांच करके गए। उन्होंने बोला है डायरेक्ट ही सीधा पानी जाए। इसके बाद बार प्रधान उनके वहाँ जा रहा है प्रशासन के पास, बार उन्होंने बोल रहा है कि पानी यहीं से डलवाओ, और वो वहाँ पे आ रही है और जबरदस्ती हमारे घर से दोष दी जा रही है। तुम्हारा बुलडोजर से घर गिरवाया जाएगा और पानी यहीं से निकलेगा, 2 दिन के अंदर निकलेगा पानी। यहाँ से पानी निकलना, क्या ये सही है या गलत है? सर, हम अपने घर के अंदर से कैसे पानी सर निकलने देते? हम निवास करते, एक घर है हमारा सर रहने के लिए। महोबा जनपद के श्रीनगर थाना के अंदर एक वृद्ध महिला की अचानक बिगड़ी हालत के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, महिला और उसकी बहू थाने में 2 पक्षों के बीच में विवाद के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, जहां महिला की तबीयत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के विपक्षियों द्वारा अभद्र टिप्पणी करने और पुलिस पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननौरा गांव में जुड़ा ये मामला है, जहां रहने वाली उमा कुशवाहा ने बताया कि बीती शुक्रवार उसके चाचा ससुर के लड़के बेटू कुशवाहा और अतुल कुशवाहा ने उनकी पुत्रियों को पीटा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। यही नहीं, पुत्री को अभद्र तरीके से टिप्पणी भी की गई थी उस पर, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया है और जहाँ उसकी सास और वे थाने में जा रहे हैं, जब उन्होंने कार्रवाई की मांग की, मगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शाम के समय आरोपी थाने पहुंचा, जिसमें कहासुनी हुई है। महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि महिला को अचानक घबराहट हुई, बहू ने पानी पिलाया, लेकिन तबीयत बिगड़ी और काफी देर हो चुकी थी। महिला की तबीयत बिगड़ गई। अचानक बिगड़ने पर पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताई जा रही है, इनने घटनाएं बताई कि इन्हें हमको थाने में बुलाया। हम थाने में पहुंचे तो हमने देखा कि वो बेटू की पत्नी वहां थी। इनने बताया कि बेटू की पत्नी ने गंदे आरोप लगाए। ये बात सुन के इनकी सास को एकदम से सदमा सा बैठा और उसकी हालत बिगड़ी और उसकी आगे डेथ हो गई। बता रहे कि थाने में अक्सर बात कर रहे थे। हाँ, उसी की पत्नी ने, बेटू की ने की, उसी ने इनकी बच्ची ये पटांग, ये है वो बच्ची जिसके साथ हुआ। हमारा नाम है राजपाल सिंह पटेल। देखिए, आपकी जानकारी लाना चाहूँगा, ये थाना श्रीनगर में गांव नरनौरा में कुशवाहा परिवार रहते हैं। ये आपस में संबंधी भी हैं। इनमें ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि परिवार की एक बच्ची को लेकर के दूसरे परिवारजन ने कोई कटाक्ष किया है। इसमें कल परिवारजनों को थाने पर बुलवाया गया था और एक वयोवृद्ध महिला जो है वो भी आ गई
चिंजी कुशवाहा उनका नाम था। इनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी और थाने के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद से ऐसा लगता है कि इनका स्वास्थ्य वहाँ पे खराब हुआ और स्वास्थ्य खराब होने के नाते जो इनको वोमिटिंग हुई, उसके बाद में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर इनकी डेथ हो गई। तो इस प्रकरण में कल रात्रि में ही कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 अभियुक्तगण थाने पर गिरफ्तार हैं और एक अन्य अभियुक्तगण भी गिरफ्तार है, महिला गिरफ्तार है। और हम लोगों का प्रयास ये है कि पंचायत नाम पोस्टमार्टम निष्पक्षतापूर्वक कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाए। परिवारजन से वार्ता की जा रही है, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और उनसे वार्ता के उपरांत यदि उनका कोई अन्य तथ्य है या कोई अन्य बात उनके द्वारा संज्ञान में लाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर महोबा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के नेतृत्व में नगर मंडल महोबा क्षेत्र में आज गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत कुंडी खटकाओ अभियान चलाया गया। आपको बता दें, इस दौरान मंडल के वोटर हेल्प डेस्क पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के SIR फॉर्म भरवाए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उन्हें अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराने, संशोधित करवाने तथा हट चुकी जानकारियों को अपडेट कराने के लिए 5 प्रेरित किया गया। और साथ ही आपको बता दें, टीम ने पात्र मतदाताओं को समय सीमा के भीतर आवश्यक फॉर्म भरने की सलाह दी है, जिससे किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से ना छूट जाए। जिला अध्यक्ष कुशवाहा ने बताया कि प्रत्येक परिवार को अपने साथ साथ पूरे मोहल्ले के पात्र मतदाताओं के फॉर्म भरवाने में सहयोग करना चाहिए। महोबा के नयापुरा नौकाना इलाके में छेड़खानी का विरोध करना मां बेटी को भारी पड़ गया। जी हां, मंचलों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जबकि बेटी भी जख्मी हुई है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद भवानी सेना ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के नयापुर नैकाना के कटे पहाड़ इलाके में छेड़खानी की शिकायत पर मंचलों ने गुंडई की सारी हदें पार कर दी है। मंचलों की हरकतों का विरोध करना एक मां बेटी को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला एक शादी में गई हुई थी। बीती शाम उसकी बेटी सहेलियों के साथ कोचिंग से आ रही थी, तभी इलाके का युवक चूहा उर्फ आकाश अपने साथियों पंकज, अनी और साथी हिमांशु और बल्लू के साथ रास्ता रोककर छात्राओं से छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि युवकों ने अश्लील कमेंट किया और मोबाइल से फोटो भी खींची है। शादी से लौटने पर जब मां को पूरी घटना की जानकारी मिली तो वह गुस्से से भर उठी और बेटी को साथ लेकर पंकज के घर पहुंची। परिजनों को घटना बताई है और आरोपी पंकज बौखला उठा और लाठी डंडे लेकर महिला पर टूट पड़ा। और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही भवानी सेना की कार्यकर्ता मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही भवानी सेना की नीतू का कहना है कि इलाके में अक्सर छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये रात को कुछ लड़के, मैं थी, मेरे फ्रेंड थी, 4 लोग थे हम। कुछ लड़के छेड़ रहे थे तो हम वो कोतवाली गए रिपोर्ट करने। मैं फ्रेंड भी हमारी और हम घर वाले लोग सब लोग गए तो मम्मी शादी में थी। मम्मी सुबह आके गई, मम्मी कह रही क्या मामला हुआ। सर माँ बेटी को लाया गया, घायल को क्या मामला? जिला चिकित्सालय महोबा में फिजिकल असॉल्ट के 2 पेशेंट आए हुए हैं और जो कि पुलिस द्वारा लाए गए थे। जिन पेशेंटों का डॉक्टरी परीक्षण किया गया, दोनों पेशेंट की हालत अभी स्टेबल बनी हुई है। जिला चिकित्सालय महोबा में पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या बताया परिवार ने? मारपीट का मामला है। मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।